नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार है। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास जनरल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा इसी चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं आपका, इस चैप्टर में अब आपका पूरा हो चुका है, परागण क्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। और परागण किस प्रकार से होता है वो पूरा हो चुका है। और इसके बाद आपने पढ़ा था कृत्रिम संकरण, ये पूरा हो चुका है। कृत्रिम संकरण क्या है कि मैन मेड, जो आदमी अपने हिसाब से उन्नत फसलें प्राप्त करने के लिए जो मन चाहे इच्छित परागकण को वर्तिकाग्र पर गिराकर निषेचन क्रिया कराता है, तो इस प्रक्रिया को कृत्रिम संकरण कहा जाता है। इसमें दो चीज़ मेन थी बेटा, आपकी विपुंसन और थैलीकरण, ये आप क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब जो आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है द्विनिषेचन एवं त्रिशल्यन, ये आपका नया हेडिंग है बेटा, द्विनिषेचन तथा त्रिशल्यन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये देखो, ये आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, इनका मैंने कहा ये खास करैक्टर होता है, खास लक्षण होता है। ये बात अपने आप कान खोल के सुन लो, दिमाग के अंदर बिठा लो कि द्विनिषेचन और त्रिशल्यन जो है ये आवृत बीजी पौधों का एक विशेष लक्षण है। आवृत बीजी पौधे जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आवृत बीजी पौधे कौन से होते हैं? जिनमें पुष्प होता है, फूल होता है, ठीक है, जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है, यानी कि पुष्प वगैरह फूल वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आवृत बीजी के जो भ्रूणकोश में होता है ना, एक नरयुग्मक तो अंडकोशिका से सीधा जाके निषेचन क्रिया करता है, और जो दूसरा नरयुग्मक होता है परागकण का, वो सीधा जाता है आपके ध्रुवीय केंद्रक से जाके मिलता है। देखो मेरी बात, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैंने आपको कहीं पढ़ाया था पीछे आपके कि आपका 8 केंद्र की है और 7 कोश की जो संरचना बनी थी आपके बीजांड में जाके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो बेटा डायग्राम देखो, यहाँ देखो, आपने कुछ यहाँ पे समझा होगा ऐसे करके, मैंने बनाया था ना ऐसे करके कि ये पूरा आपका ओवल है, बीजांड है, ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं 3, नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं, ये पूरा एग अंड समुच्चय होता है। पर जो मुख्य कोशिका, ये बीच वाली मुख्य कोशिका या इसे अंड कोशिका कहते हैं, ये आपको याद आ रहा होगा। ये साइड की जो दोनों कोशिकाएं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सहायक कोशिका, ये आपको याद आ रहा होगा। बीच में एक कोशिका होती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, ये प्रतिमुखी कोशिका, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। और बाकी इसके पीछे अगर ऐसे बना देंगे यूँ करके आवरण, तो ये बीजांड द्वार, ये निभाग और ये अध्यावरण, समझ पाए मेरी बात को। तो अब इसमें देखो, ये जो चीज़ है आपकी, ये कहाँ है? आपने पढ़ा था स्त्री केसर में, नीचे अंडाशय में। देखो मैं पूरे को गोल कर रहा हूँ, अंडाशय ऐसे करके, ये और ये ऐसे बनेगा, तो ये वर्तिकाग्र हो गया ऊपर, ये वर्तिका और ये अंडाशय, अंडाशय में सारा काम हो रहा था। अब जब परागण क्रिया होती है तो वर्तिकाग्र पर क्या आके गिरते हैं भैया? परागकण। तो जो परागकण है, मान लो ये परागकण है, इस पर आके गिर जाएगा। अब परागकण में आपने पढ़ा था कि 2 कोशिकाएँ होती है परागकण का, थोड़ा याद करो। 2 कोशिकाएं होती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। छोटी कोशिका जनन कोशिका होती है, बड़ी कोशिका वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका होती है। याद आ रहा है कुछ? अब ये जब यहाँ पे आके गिरेगा तो ये क्या होगा? ये अंकुरित हो जाएगा, इस पे आके परागकण यहाँ गिरा, अंकुरित हो जाएगा, यहाँ से पराग नलिका बननी शुरू हो जाएगी और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक पाइप की समान रचना बन जाएगी और होती हुई ऐसे आपके बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। और जब ये पराग नलिका पूरी बन के बीजांड द्वार तक आ जाएगी तो इसका जो इस परागकण का जो एक केंद्रक है वो सबसे पहले क्या काम करेगा? आपके मुख्य जो कोशिका अंड कोशिका, इससे जाके संलयित हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। यानी कि परागकण का एक नर केंद्रक जो है आपके बीजांड की जो मुख्य अंड कोशिका है उससे जाके संलयित हो जाता है या मिल जाता है, और यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। अब जो दूसरा जो नरयुग्मक साथ साथ चल रहा है इसके, इसी पाइपलाइन के द्वारा साथ साथ पीछे, वो यहाँ से होता हुआ सीधा किससे जाके मिलेगा? आपके ध्रुवीय केंद्रकों से जाके मिल जाएगा। अब ध्रुवीय केंद्रक में पहले ही 2 वो थे केंद्रक, तो ये 2n था,
अब एक और मिल गया तो ये क्या बन गया 3n बन जाएगा। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम त्रिसंलयन। देखो संलयन तो यहाँ भी हुआ है, 2 केंद्रक से 1 केंद्रक मिला है। संलयन हुआ नहीं हुआ, मिलना हुआ नहीं हुआ, हुआ मिलना। तो ये संलयन तो यहाँ भी हुआ, तो ये त्रिसंलयन हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम पूरे प्रोसेस को कहते हैं, इस पूरे स्टेप को प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। त्रिसंलयन हुआ नहीं यहाँ पे, और द्विनिषेचन कैसे हुआ कि 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार तो यहाँ हो चुका और एक बार उस केंद्रक ने आके बीच वाले केंद्रकों से साथ कर दिया। समझ के मेरी बात को। तो जो द्विनिषेचन और त्रिसंलयन जो खास लक्षण है वो किसका है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा आवृतबीजी पौधों का होता है। अच्छा, अब जो भ्रूण बनेगा, ये जो मुख्य अंडकोशिका से जो आपका केंद्रक मिला पहले आके, इसमें निषेचन होगा, दोनों मिलके तो निषेचन हो जाएगा। इसके बाद में इससे क्या बनेगा, भ्रूण बन जाएगा भैया, समझे, भ्रूण बन जाएगा। और ये जो केंद्रक दोनों मिलके त्रिसंलयन जो हुआ है, इससे मिलके क्या बनेगा, भ्रूणपोष। क्या बनेगा, भ्रूणपोष। पोष, कोष नहीं, पोष, पै पतंग, भ्रूणपोष बनेगा, जो कि 3n होता है। ये भी पता आपको 3n तो है ही है, 3n रहेगा। अब भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें भोजन संग्रहित रहता है भैया। जो भ्रूण जो ये डेवलप होगा तो इसके परिवर्धन के लिए जो भोजन, जो आवश्यक ज़रूरी एनर्जी या फूड मटेरियल चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, वो सारे के सारे भ्रूण पोष इसको देगा। पोष माने खुद, पोष माने पोषण देना, यानी कि भ्रूण को पोषण देने वाली रचना है ये, भ्रूण पोष कहते हैं इसको। तो मेरी बात बेटे को समझ में आ रही है आपको। अब ये कहोगे कि सर ये जो कोशिकाएं वृत्तिमुखी कोशिकाओं का क्या काम है और ये सहायक कोशिका का क्या काम है। भैया जैसे ही यहाँ पर इनका निषेचन होता है या संलयन होता है तो ये दोनों कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं खत्म और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं सारी खत्म हो जाती हैं। धीरे धीरे आपका भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, यानी कि फल बन के बड़ा होना शुरू हो जाता है। समझ पाए थोड़ी बहुत बात को बेटा। देखो एक बार शुरू से समझते हैं, दोबारा परेशान मत हो। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट्स में आपको भेज रहा हूँ, उसे बना लेना। देखो हम बात कर रहे हैं भैया द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की। यह आवृत बीजियों का एक मुख्य लक्षण होता है। अब ये होता कैसे है, आपने पढ़ा था इस प्रकार से कि ये वर्तिकाग्र होता है मादा भाग में, ये वर्तिका है नीचे, और ये भैया आपका अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या आपने बीजांड की रचना पढ़ी, उसमें क्या होता है, गोल गोल हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे होता है। 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, बीच में 2 केंद्रक होते हैं। इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, इन्हें कहते हैं अंड समुच्चय, और अलग अलग बोलें तो बीच वाली कोशिका आपकी मुख्य अंड कोशिका और ये साइड की दोनों सहायक कोशिकाएं। अब भैया हमने पढ़ा था उससे पहले परागकण भी पढ़ा था। परागकण क्या, नर होता है, नर गैमीट होता है, नर युग्मक होता है। इसके अंदर 2 कोशिकाओं में बटा होता है, एक छोटी एक बड़ी। छोटी को कहते हैं जनन कोशिका, बड़ी को कहते हैं वर्धी या कायिक कोशिका। जब यह परागकण इस पे आके मिल जाता, इस पर आके गिर जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं परागण, परागण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गिर जाएगा ये जब परागकण, तो भैया ये अब इस अंकुरित होगा। जब अंकुरित होगा यहाँ से ये, तो इसमें से एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक पाइप सी बन जाएगी जो ऐसे घूम के आपके बीजांड द्वार की ओर से एंट्री मारेगी। तो इसके जो दोनों जो ये केंद्रक हैं, दोनों जो कोशिकाएँ ये आएंगे, तो जो पहले जनन कोशिका है ये आएगी और आपके मुख्य अंड कोशिका से मिल जाएगी, और इसे कहते हैं संलयन। संलयन से क्या होगा, फिर निषेचन हो जाएगा, जिससे कि आपके भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। वहीं पर जो दूसरा केंद्रक है भैया वो पीछे पीछे आएगा और आपके ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 केंद्रक पहले से ही हैं, एक केंद्रक और मिल गया, तो ये हो गया 3 केंद्रक, 3n रचना होगी। इसे बोलते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन हुआ नहीं हुआ, और इस प्रोसेस में 2 बार निषेचन हुआ नहीं हुआ, एक बार यहाँ और एक बार इस केंद्रक का यहाँ पर, तो इसे कहते हैं द्विनिषेचन। तो ये खास प्रोसेस है, समझ पाए मेरी बात को। अब ये होने से यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भ्रूणपोष, और यहाँ बन जाएगा भ्रूण। अब भ्रूण जैसे बड़ा होगा तो इसको पोषण कहाँ से मिलेगा, भ्रूणपोष से। कहानी खत्म, इतना याद रखेंगे आप। थैंक यू।